हाँ जी, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं साथियों काव्य शास्त्र, और काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण। लिखिएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, एक बार पुनः रिपीट करना चाहूंगा, काव्य गुण। काव्य गुण क्या होते हैं, किन किन विद्वानों ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहां यह बताना जरूरी है, यदि आप काव्य गुण को लेकर आपका पूर्व ज्ञान 00 है, जो मैं हर टॉपिक को पढ़ाते समय बताता हूं, यानी काव्य गुण को लेकर आपको कुछ भी नहीं आता है, तो भी यकीन मानिएगा इस क्लास के पश्चात 100% याद करवाने का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये तय है कि 70% आपको याद हो जाएगा। ये तय है। यानी अगर 00 है तो मेरा तो ये मानना है कि आप यहां तक भी पहुंच सकते हैं और पहुंचेंगे। इसका आकलन तो आप ही कर पाएंगे क्लास लेने की पश्चात। ठीक है। काव्य गुण क्या होते हैं और काव्य गुणों को लेकर किस किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आज तक पूछे जा चुके हैं, इन सभी का समावेश करते हुए मैं काव्य गुण को पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले कि काव्य गुण का हम लोग अध्ययन करें, किस प्रकार के यहां से प्रश्न आते हैं, ये जानना बेहद आवश्यक है कि काव्य गुण होते क्या है, यानी इसकी परिचयात्मक भूमिका क्या होती है। तो जैसे काव्य, हम बात करें काव्य लक्षण, काव्य लक्षण, हम बात करें काव्य हेतु, हम बात करें काव्य प्रयोजन, हम बात करेंगे काव्य दोष, हम बात करेंगे काव्य रीति, हम बात करेंगे काव्य अलंकार। समझ में आ गए? इसका मतलब सभी में क्या है, काव्य है। काव्य का मतलब कविता, या हम कह सकते हैं पद्य। इस काव्य यानी कविता के कौन कौन से गुण होते हैं और उन्हें काव्य शास्त्र में काव्य गुण कहकर संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार काव्य यानी कविता के कौन कौन से लक्षण यानी परिभाषाएं काव्य लक्षण में आती है। काव्य लिखने के कौन कौन से कारण है, प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति काव्य हेतु में आते हैं। कोई भी कवि काव्य किस उद्देश्य से लिखता है, काव्यम यशस्से अर्थ करते व्यवहार विधि शिवेतर सते। कविता के कौन कौन से दोष होते हैं, कविता की कौन कौन सी रीतियां होती है, और कविता में कौन कौन से आभूषण होते हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग यहाँ एक एक करके करते हैं। तो यहाँ आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं, बात साफ है, वो है आपका कौन सा, काव्य गुण। और ये 2 घंटे यानी इस क्लास में पूरा संभवतः नहीं होगा, इसके लिए आपको कल भी विजिट करना पड़ेगा, और संभवतः हो सकता है कि कल ये टॉपिक समाप्त होगा। तो काव्य गुण क्या है, काव्य शब्द बना किससे, पहले यहां जाना पड़ेगा आपको। तो काव्य शब्द बना कवि में ये प्रत्यय लगने से। इसमें मूल शब्द है कवि, और जैसे कवि में ये प्रत्यय लग जाता है तो साथियों शब्द बन जाता है काव्य। प्रश्न उठता है कि साहब कैसे बन जाता है, तो ये जानने के लिए आपको प्रत्येक प्रकरण तक का इंतजार करना पड़ेगा। यहां फिर और गहराई में जाना चाहे कि कवि शब्द कैसे बना, तो इस शब्द का निर्माण हुआ को प्लस ई से, यानी अयादि संधि से क्या बन गया है, कवि। और कवि में ये प्रत्यय लगने से क्या बन जाता है, काव्य बन जाता है। और आज हम पढ़ के आ रहे काव्य, हम पढ़ रहे हैं पद्य, और हम कह सकते हैं कविता। और ये काव्य, कविता या पद्य के गुणों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, काव्य गुणों में किया जाता है। जिस प्रकार ईमानदारी, सच चरित्रता, कर्तव्यनिष्ठता ये मानवीय गुण है, और इन गुणों की वजह से मनुष्य की शोभा में वृद्धि होती है।
ठीक इसी प्रकार ओज, प्रसाद और माधुर्य काव्य के गुण है और इन गुणों की वजह से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। तो जो काव्य यानी कविता या पद्य की शोभा में वृद्धि करते हैं उन्हें काव्य गुण कहा जाता है। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म काव्य के गुण कहे जाते हैं। अब यहां ये तो एक सामान्य बात है, लेकिन इसका आगे अध्ययन कैसे करेंगे हम? तो काव्य गुणों के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय रखी है। यहां अगर हम बात करें सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे संस्कृत आचार्यों के अनुसार। संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य के गुण कौन कौन से हैं, तो यहां ये भी जानेंगे हम लोग। संस्कृत आचार्यों के अंतर्गत केवल एक आचार्य का नाम नहीं आता, अपितु भरत मुनि के अनुसार कितने हैं, वामय के अनुसार कितने हैं, दंडी के अनुसार कितने हैं, वामन के अनुसार कितने हैं, कुंतक के अनुसार कितने हैं, भोजराज के अनुसार कितने हैं, मम्मट के अनुसार कितने हैं, विश्वनाथ के अनुसार कितने हैं, जगन्नाथ के अनुसार कौन कौन से काव्य के गुण माने गए हैं। प्रश्न उठता है कि साहब कितने क्या याद हो सकते हैं? तो मैंने आपको विश्वास दिला दिया 100% याद होंगे। लेकिन अगर मैं केवल इतना कहकर काव्य गुणों में इतिश्री कर लूं कि काव्य गुणों की संख्या 3 मानी गई है, तो शायद मुझे लगता है कि यह आपके साथ अन्याय होगा, क्योंकि इतना तो नॉलेज संभवतः आपको भी है, लेकिन उससे और भी गहराई में आपको लेकर जा रहा हूं मैं। तो संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य गुण कौन कौन से और कितने हैं, अब आप देखिएगा यहां हैं। हम लोग तो केवल और केवल 3 काव्य गुण पढ़ते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। ऐसा नहीं है, ओज, प्रसाद, माधुर्य तो यहां आकर काव्य के 3 गुण माने गए हैं मम्मट ने। मम्मट का समय 11वीं शताब्दी में, आज 21वीं शताब्दी चल रही है, आज से 1000 वर्ष पहले से ही काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 3। इससे पहले आ जाइएगा, बहुत पहले भरत मुनि, ईसा पूर्व 2री शताब्दी, दूसरी का मतलब 2100 में 200 और जोड़िए 2300 वर्ष पहले भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी थी और कौन कौन से माने थे? तो इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। कितनी है? 10। वामन ने कितनी मानी है 6ठी शताब्दी में? इन पर सब पर चर्चा करेंगे। और यहां से प्रश्न आता है, निम्न में से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि की है? काव्य गुणों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले आचार्य कौन है? तो ये प्रश्न 2011 के 10 के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है और वहां इसका उत्तर क्या था ये मैं अभी आपको बतलाऊंगा। ठीक है, तो संस्कृत आचार्यों के अनुसार किस किस ने काव्य गुणों की क्या क्या परिभाषा दी है और कितने काव्य गुण माने, ये भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद में हम यहां चर्चा करेंगे काव्य गुणों के बारे में। चूंकि हम हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो हिंदी विचारकों के अनुसार, जी हां, हिंदी के जितने भी विचारक हैं उन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी और काव्य गुणों के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है। हालांकि जो नंबर 2 है, हिंदी विचारकों के अनुसार काव्य के बारे में, काव्य गुणों के बारे में प्रश्न कम पूछे जाते हैं, अपेक्षाकृत ज्यादा प्रश्न कहां से आते हैं? संस्कृत विचारकों या आचार्यों के अनुसार काव्य के गुण कौन कौन से हैं। तो आइए शुरुआत कीजिएगा लिखने की, काव्य गुण क्या होते हैं। जिस प्रकार ईमानदारी, जिस प्रकार ईमानदारी मैं अभी भूमिका बता रहा हूं आपको, जिस प्रकार ईमानदारी, सच्चरित्रता, सत्य प्लस चरित्र प्लस ता से बनाए, इस प्रकार ईमानदारी,
सच चरित्रता, कर्तव्यनिष्ठता, कर्तव्यनिष्ठता, मानवीय गुण है। कर्तव्यनिष्ठता मानवीय गुण है। कर्तव्यनिष्ठता मानवीय गुण है और इन गुणों की वजह से इन गुणों की वजह से मनुष्य की शोभा में वृद्धि होती है। मनुष्य की शोभा में वृद्धि होती है। मनुष्य की शोभा में वृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार ओज प्रसाद माधुर्य, ठीक उसी प्रकार ओज प्रसाद माधुर्य, ओज प्रसाद माधुर्य से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। ओज प्रसाद माधुर्य से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। अतः काव्य की शोभा में काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले धर्म, अतः काव्य शोभा में वृद्धि करने वाले धर्म जो काव्य के लिए शोभाकारी, जो काव्य के लिए शोभाकारी, काव्य के लिए शोभाकारी, शोभाकारी का मतलब तो जान गए, शोभा बढ़ाने वाले, काव्य के लिए शोभाकारी, आकर्षक, काव्य के लिए शोभाकारी, आकर्षक व दोषा भाव, व दोष प्लस अभाव, दोषा भाव, काव्य के लिए दोषा भाव होते हैं। काव्य के लिए दोषा भाव होते हैं। इसका मतलब जो भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें काव्य की क्या कहा जाता है, गुण कहा जाता है। और काव्य गुणों का मतलब क्या होता है, शोभाकारी, काव्य की शोभा करने वाले। नंबर 2 आकर्षक धर्म, और नंबर 3 दोषा भाव, यानी जिसमें नाम मात्र के दोष भी नहीं हो, जिस काव्य में दोषों का क्या हो, अभाव हो, वो काव्य अपने आप में क्या कहलाता है, काव्य गुण से युक्त काव्य कहलाता है। आगे लिखिएगा, संस्कृत आचार्यों ने काव्य की उत्तमता, संस्कृत आचार्यों ने काव्य की उत्तमता, काव्य की उत्तमता व उत्कृष्टता, काव्य की उत्तमता व उत्कृष्टता को ध्यान में रखकर, उत्तमता व उत्कृष्टता को ध्यान में रखकर काव्य गुणों की कल्पना की, काव्य गुणों की कल्पना की, काव्य गुणों की कल्पना की तथा गुणहीन काव्य को, तथा गुणहीन काव्य को अधम कोटि का काव्य कहा।
मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, गुणहीन काव्य को आधम कोटि का काव्य कहा, निम्न श्रेणी का काव्य का, अधम का मतलब होता है निम्न, इस काव्य को अधम कोटि का काव्य कहा। अधम, अधम का मतलब होता है निम्न श्रेणी का काव्य कहा है। आगे लिखिएगा, रीति, रीति व गुण, रीति व गुण परस्पर एक दूसरे, रीति व गुण परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। रीति व गुण परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। रीति व गुण परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है। इससे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, इससे ये बताने जा रहा हूं क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र में तो 6 संप्रदाय हैं, ठीक है। 6 कहने का मतलब 6 मत है, और इन 6 मतों में अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीनतम है रस, रस के बाद में दूसरा संप्रदाय अलंकार, के बाद रीति, के बाद ध्वनि, ध्वनि के बाद वक्रोक्ति, और वक्रोक्ति के बाद औचित्य, औचित्य। साथियों ये 6 संप्रदाय है, ठीक है। रस संप्रदाय ये क्रमिक रूप से है, सबसे प्राचीनतम संप्रदाय जिसके प्रवर्तक भरत मुनि है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक वामन है 6ठी शताब्दी के। रीति संप्रदाय के वामन है 8वीं शताब्दी के। कौन है? वामन 8वीं शताब्दी के। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के। याद कैसे करेंगे? ध के बाद में क्या? वह, तो फिर वक्रोक्ति आएगा, वह बाद में आ रहा है। वक्रोक्ति संप्रदाय का समय 10वीं 11वीं, और इसका समय 11वीं, इसका समय 6ठी, इसका समय ईसा पूर्व दूसरी। तो देखो आप, सबसे पहले 2300 साल पहले ही आया, फिर 6ठी का मतलब आज से 1400 वर्ष पहले ही आया, फिर 8वीं का मतलब 1300 वर्ष पहले ही आया। इस प्रकार ये संप्रदाय है। ये मैंने क्यों रिपीट किए हैं, इसके पीछे रीजन है आपको समझाने के हिसाब से, ठीक है। अपन ने क्या बताया? रीति व गुण परस्पर एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। इसका मतलब हम लोग बेहतर ढंग से इसको तभी समझ पाएंगे जब हमें इसका एग्जैक्टली पता चलेगा कि गुणों का विधिवत आविर्भाव कब से माना जाता है। क्योंकि गुण अपने आप में कोई संप्रदाय नहीं है, अपितु संप्रदाय तो रीति है। और मैंने आपको बताया रीति और गुण परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है, और आपने पढ़ा भी होगा कैसे आश्रित है। देखिएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं, और लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई मनाही भी नहीं है। देखिएगा, ये 3 गुण है और मुख्य रूप से 3 ही रीतियां हैं, ठीक है। 3 ही गुण है और मुख्य रूप से तो 3 ही रीतियां। वैसे रीतियां भी 20 है, गुण भी 20 तक माने लोगों ने, लेकिन सार्वमान्य मत की बात कर रहा हूं मैं यहां। तो जैसे ओज एक गुण है, प्रसाद गुण है, ओज, प्रसाद और माधुरी, ये 3 काव्य के गुण है। और यदि आपका पूर्व ज्ञान कुछ हद तक रहा है या नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। गुण और रीति एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। तो रीति लिख लो, गुण लिख दो, पहले कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रीति जैसे अपने पास है, देखो पैन, क्या लिखा हुआ? प्रसाद। तो प्रसाद यानी पांचाली रीति में प्रसाद गुण होता है, और प्रसाद गुण में पांचाली रीति होती है। प, ठीक है। प्रसाद पांचाली, एक तो याद हो गया, और भी याद हो जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आ जाइएगा, अब हम बात करें ओज, 2 वर्ण है ना, ओज। तो यहां जो रीति होगी वो होगी आपकी गोड़ी। कौन सी? गौड़ी रीति में कौन सा गुण होता है?
ओज गुण, और ओज गुण में कौन सी रीति होती है? गौड़ी रीति। ओके, यहां अब बचा हुआ चले जाइएगा गौड़ी, पांचाली और वेदर्भी। वैसे इसमें 3 वर्ण मैंने याद कर रखा, मैं वही बात कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से और बेहतर याद कर सकते हैं क्योंकि आप तो यंग जनरेशन में आते हैं। माधुर्य तो क्या आएगा बताओ? वेदर्भी। पैसे पांचाली, 2 वर्ण है तो गौड़ी। ठीक है, वैसे इसका भी एक्सप्लेन अपन कर सकते हैं। गौड़ प्रदेश, गौड़ प्लस ई, पंचाल प्लस ई, विदर्भ प्लस ई। ठीक है, क्षेत्रीयता के आधार पर रीतियों का वर्गीकरण है। इसलिए इसके जस्ट बाद में हम लोग या तो काव्य के दोष पढ़ेंगे या काव्य की रीतियां पढ़ेंगे। रीति पढ़ेंगे पहले क्योंकि गुण और रीति एक दूसरे पर आश्रित है। अभी कुछ भी नहीं लिखवाएंगे, लास्ट में एक लाइन लिखवा देंगे कि ओज गुण के सभी उदाहरण गौड़ी रीति के उदाहरण होंगे और सभी विशेषताएं उसकी विशेषताएं होगी। प्रसाद गुण की सभी विशेषताएं पांचाली रीति की विशेषताएं उदाहरण सहित। समझ में आ गई? इस पर चर्चा बाद में करेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बोलिए? रीति व गुण परस्पर एक दूसरे पर क्या है? आश्रित। तो आपको बता दिया, अगर ये होगा तो ये होगा, इसमें ये होगा तो ये होगा। ठीक है, तो इस आधार पर हम इस रिजल्ट पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं क्या कि साहब काव्य गुणों पर चर्चा, और चर्चा कौन सी? विधिवत चर्चा सर्वप्रथम आचार्य वामन ने की थी। क्यों? क्योंकि वामन किसके प्रवर्तक है? रीति संप्रदाय के, और रीति और गुण एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। तो हम यूं कह सकते हैं कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने ही सर्वप्रथम काव्य गुणों का सुस्पष्ट लक्षण प्रस्तुत किया था, या हम कह सकते हैं चर्चा इन्होंने प्रारंभ की थी। लिखिएगा नीचे, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन ने, मैं पूछूंगा वामन, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने सर्वप्रथम, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन, वामन का मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 8वीं शताब्दी ताकि याद रहे। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन, वामन का मतलब 8वीं शताब्दी ने सर्वप्रथम काव्य गुणों का, सर्वप्रथम काव्य गुणों का सुस्पष्ट लक्षण प्रस्तुत किया। काव्य गुणों का सुस्पष्ट लक्षण प्रस्तुत किया, काव्य गुणों का सुस्पष्ट लक्षण प्रस्तुत किया। तत्पश्चात, तत्पश्चात का मतलब इनके बाद में, तत्पश्चात नवीं शताब्दी के आचार्य, तत्पश्चात 9वीं शताब्दी के आचार्य आनंदवर्धन कोमा 14वीं शताब्दी के आचार्य विश्वनाथ, कोमा 14वीं शताब्दी के आचार्य विश्वनाथ, 14वीं शताब्दी के आचार्य विश्वनाथ, 14वीं शताब्दी के आचार्य विश्वनाथ ने, 14वीं शताब्दी के आचार्य विश्वनाथ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इस परंपरा को आगे बढ़ाया या समर्थन किया,
इस परंपरा को आगे बढ़ाया या समर्थन किया। ये जो परंपरा है इसको आगे बढ़ाने का काम किया, या हम कह सकते हैं कि इन्होंने इसका क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, अब यहां मुद्दे की बात है कि हम लोग यहां इस रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं कि गुण एक संप्रदाय तो नहीं है। ये किस पर आधारित है, रीति पर। और चूंकि रीति संप्रदाय का समय क्या है, 8वीं शताब्दी, क्योंकि उसको चलाने वाले कौन है, आचार्य वामन। तो इसका मतलब है कि 8वीं शताब्दी यानी आज 21वीं चल रही है, आज से लगभग हम यूं कह सकते हैं 1300 वर्ष पहले काव्य गुणों पर व्यापक और विस्तृत चर्चा हुई होगी। हम ये कयास लगा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 8वीं शताब्दी यानी आज से लगभग 1300 वर्ष से पहले काव्य गुणों पर चर्चा ही प्रारंभ नहीं हुई है या चर्चा ही नहीं की गई होगी। हालांकि हम कह चुके कि विस्तृत और व्यापक चर्चा तो 8वीं शताब्दी में है, लेकिन 8वीं शताब्दी से पहले भी, लिखिएगा 8वीं शताब्दी अर्थात आचार्य वामन से पूर्व भी, 8वीं शताब्दी अर्थात आचार्य वामन से पूर्व भी, 8वीं शताब्दी अर्थात आचार्य वामन से पूर्व भी काव्य गुणों पर काव्य गुणों पर चर्चा, काव्य गुणों पर चर्चा की गई थी। अब कहां से की गई थी तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य कौन, भरत मुनि, लिखिएगा। और समझ सकते हैं कि भरत मुनि काव्य शास्त्र के प्रथम उपलब्ध और ज्ञात आचार्य हैं, काव्य शास्त्र के प्रवर्तक है, काव्य शास्त्र के प्रतिनिधि कवि है। कौन, भरत मुनि, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी हम यूं कह सकते हैं कि भरत मुनि से पहले संस्कृत में कोई भी आचार्य ऐसा नहीं है जिसका उल्लेख कहीं न कहीं हमें मिलता है। तो ये पहले आचार्य किसके, संस्कृत के, भरत मुनि। भरत मुनि का समय एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, ईसा पूर्व 2री शताब्दी, आज से लगभग 2300 वर्ष पहले। बार बार बोलूंगा इस शब्द को जब तक आपको याद नहीं हो जाता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपने कहां कही है, तो ये बात कही है इन्होंने नाट्य शास्त्र में। जी हां, ये बात इन्होंने नाट्य शास्त्र में कही है। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। और इन्होंने पहले तो क्या परिभाषा दी और काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, लिखिएगा। अतएव, अतएव विपर्यास्ता गुणा, अतएव विपर्यास्ता गुणा काव्येषु कीर्तिता, ये लीजिएगा। अतएव, इसकी व्याख्या करूंगा मैं, पहले लिख लीजिएगा। अतएव विपर्यास्ता गुणा काव्येषु कीर्तिता, अतएव, अतएव विपर्यस्ता गुणा काव्येषु कीर्तिता, अर्थात अर्थात दोष के विपरीत, अर्थात दोष के विपरीत, अर्थात दोष के विपरीत गुण कहे जाते हैं, दोष के विपरीत गुण कहे जाते हैं,
अर्थात दोष के विपरीत गुण कहे जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो भी दोष है, दोष के विपरीत क्या है, गुण है। और आगे जब दोष पढ़ेंगे ना, तो वहां ये भरत मुनि कहेंगे क्या, कि गुणों के विपरीत क्या है, दोष। अभी गुण पढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि दोष के उल्टे गुण है, समझ में आ गए। और जब दोष पढ़ेंगे तो वहां लिख देंगे गुणों के विपरीत क्या है, दोष है। और वैसे देखा जाए तो बात भी सही है कि जो दोष है उसके उल्टे गुण क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। इस परिभाषा को याद कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखो आप, पहले मैं व्याख्या करता हूं। अतएव, अतएव का मतलब होगा इस प्रकार, अतएव यानी इस प्रकार, विपर्या, देखो विपर्य, विपर्य यानी विपरीत या उल्टे, इस प्रकार विपर्य गुणा, इस प्रकार विपर्यास्ता यानी विपरीत, फिर क्या लिख रखा, गुणा। इस प्रकार दोष के विपरीत क्या है, गुण है। वापिस बोल रहा हूं, अतएव इस प्रकार विपर्यास्ता, विपरीत किसके, दोषों के क्या है, गुण है। काव्यसु कीर्तिता, जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार दोषों के विपरीत ही गुण है जो काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि दोष के जो भी उल्टे होंगे वो काव्य के गुण होंगे। आगे लिखिएगा, इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। अब किसी को याद है, बोलिए, क्या 10 काव्य गुण याद है? शायद नहीं, नाम ही नहीं सुना। 10 काव्य गुण 3 सुना, कौन कौन सा, औज, प्रसाद और माधुर्य। लेकिन अब आपको याद हो जाएगा, काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, जिसे इस सूत्र के माध्यम से लिखिएगा, जिसे इस सूत्र के माध्यम से याद किया जा सकता है, जिसे इस सूत्र के माध्यम से याद किया जा सकता है, इस सूत्र के माध्यम से याद किया जा सकता है। अभी आपको याद हो जाएंगे, देखिएगा, 4 से याद कीजिएगा, 4 सैने, 4 सैने, फिर बोलिएगा, 4 सैने, 3 के साथ प्रसाद की कांति को मधुर कर दिया। ये लीजिएगा, 10 के 10 काव्य गुण, 4 सैने, 3 के साथ प्रसाद की कांति को मधुर कर दिया। 4 सैने, मैं बोल रहा हूं, 4 सैने, 3 के साथ प्रसाद की कांति को मधुर कर दिया। 4 सैने, 3 के साथ प्रसाद की कांति को मधुर कर दिया। 4 सैने, 3 के साथ प्रसाद की कांति को मधुर कर दिया। सुबह सुबह उठते इन्हीं का जाप करो, ये ट्रिक्स है। ठीक है, बोलिए, 4 सैने, एडवांस नहीं, जितना मैं चल रहा हूं उतना ही चलो। 4 सैने, चियार कहां से आवाज आ रही है? मैं तो 4 बोल रहा हूं, चियार क्या होता है? 4 सैने मरवाओगे क्या? चियार व्यार आके इंटरव्यू देने जाओगे और वहां कहेंगे कि हिंदी में, हिंदी के अंतर्गत संधि के 4 वेद माने गए, तो 4, मैं बोल रहा हूं 4 एक 4। चलो आगे,
4 सैने 3 ए के साथ प्रसाद की कांति को मधुर कर दिया। ये 10 के 10 काव्य के गुण, और इसमें केवल काव्य गुण पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है। अभी प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा चुके उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अब आ जाएगा 4 से समाधि, सलेश, समाधि, सलेश, समता और सुकुमारता। देख लीजिएगा, समाधि, सलेश, समता, सुकुमारता, 4 से। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे के वैसे लिखिएगा। समाधि, सलेश, समता, सुकुमारता। समाधि, सलेश, समता, सुकुमारता। समाधि, सलेश, समता, सुकुमारता। ओके, क्या हो गए? 4 श। अब आप यहां देखो, पूरे पढ़ने से पहले देखते रहिए। समाधि तो काव्य का हेतु है, गुण कहां है? अरे समाधि तो प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति और समाधि, तो विद्वान तो इसे काव्य का हेतु मानते हैं। फिर सलेश अलंकार है, सलेश तो क्या है? अलंकार है। लेकिन यहां क्या माना गया? काव्य गुण। तो भरत मुनि के अनुसार सलेश क्या है? तो भरत मुनि के अनुसार सलेश कोई अलंकार नहीं है, अपितु काव्य का गुण। ये छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। समता और सुकुमारता, इस पे जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि सलेश क्या है। तो सलेश भरत मुनि के अनुसार क्या है? काव्य का गुण है। तो 4 से हो गए यार। आ जाएगा 3 ए। 3 ए ऐसे बनाइए। औज, ऐसे बनाइए औज। और अर्थ, औज, अर्थ व्यक्ति और, कोशिश करो ना यार, औज, अर्थ व्यक्ति और उदारता। औज, अर्थ व्यक्ति और उदारता लिख लिया। अब आ जाओ प्रसाद। नेक्स्ट लिखिएगा प्रसाद, कांति और माधुरी। प्रसाद, कांति और माधुरी। प्रसाद हो गया, कांति हो गया, और मधुर से बनाइए माधुर्य। इससे बनाइएगा माधुर्य। देख लिया आपने? यहां आप देखिएगा 4 सैने 3 ए। 3 ए में ओज भी है, अर्थ व्यक्ति भी है, और उदारता भी है, प्रसाद भी है, कांति भी है, और माधुर्य भी। इसका मतलब जो हम 3 काव्य गुण पढ़ते हैं, क्या वो तीनों काव्य गुण यहां है? बिल्कुल। औज भी है, प्रसाद भी है, और माधुर्य भी। लेकिन इनके अलावा भी भरत मुनि ने, ध्यान दीजिए, चूंकि काव्य गुणों की विधिवत शुरुआत तो 8वीं शताब्दी में हुई थी। ये तो 8वीं क्या, ये तो बहुत साल पहले के। भरत मुनि तो ईसा पूर्व दूसरी के 2300 साल पहले के, जबकि 1200-1300 साल पहले काव्य गुणों पर चर्चा हुई है। तो भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 10। इन्होंने सलेश को क्या माना है? काव्य का गुण माना है। और 10 काव्य गुणों को कैसे याद किया जा सकता है? 4 सैने 3 ए के साथ प्रसाद की कांति को मधुर कर दिया। बार बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा, इतना जटिल नहीं है ये। आगे बढ़े। अब भरत मुनि के बाद आ जाएगा आचार्य भामह, जिनका जन्म कश्मीर में हुआ था। आचार्य भामह,
भामह का समय 6ठी शताब्दी है। आचार्य भामह जिनका समय 6ठी शताब्दी है। और ग्रंथ का नाम है काव्या अलंकार। ग्रंथ का नाम क्या है? काव्या अलंकार। 6ठी शताब्दी में भामह ने काव्या अलंकार ग्रंथ में क्या कहा है? लिखिएगा, इन्होंने 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 भी भरत मुनि की तरह ही इन्होंने भी भरत मुनि की तरह ही काव्य गुणों की संख्या काव्य गुणों की संख्या 10 ही मानी है। काव्य गुणों की संख्या 10 ही मानी है। प्रसाद व माधुर्य गुण की प्रशंसा की है। प्रसाद व माधुर्य गुण की प्रशंसा की है। प्रसाद व माधुर्य गुण की प्रशंसा की है, ओज गुण की नहीं। ओज गुण की नहीं। ठीक है। इन्होंने 10 का उल्लेख नहीं किया, कह दिया कि ओज जितना इंपॉर्टेंट नहीं जितना प्रसाद और कौन है, माधुर्य। तो 6ठी शताब्दी में भी काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई थी? 10। आ जाइएगा दंडी। दंडी का जन्म दक्षिणी भारत में हुआ। 10 से जोड़ लीजिएगा। अब दक्षिणी भारत के निवासी है। दंडी दक्षिणी भारत के निवासी है। ओके। समय क्या है? इनसे 100 साल बाद का। ठीक है। दंडी का समय 7वीं शताब्दी है। और यहां मैं बताना चाहता हूं, जो बात इस प्रकार है, दंडी का समय 7वीं शताब्दी है। इनके ग्रंथ का नाम भी लिखना जरूरी है, काव्य आदर्श। काव्य आदर्श। इन्होंने देखो, इन्होंने भी भरत मुनि द्वारा निरूपित भरत मुनि द्वारा निरूपित 10 काव्य गुणों का 10 काव्य गुणों का पुनराख्यान मात्र किया है। पुनः प्लस आख्यान, फिर से आख्यान, पुनराख्यान मात्र किया है। ठीक है। मतलब कुल मिला के बात है कि भरत मुनि जी ने जो 10 काव्य गुण माने, उन्हीं का क्या किए? व्याख्या की है। ये काव्य गुणों को ये काव्य गुणों को ये काव्य गुणों को वेदार्भ मार्ग के प्राण या स्थिति वेदार्भ मार्ग के प्राण या स्थिति मानते हैं। ये काव्य गुणों को वेदार्भ मार्ग के प्राण या स्थिति मानते हैं। वेदार्भ मार्ग के प्राण अथवा स्थिति मानते हैं। ठीक है। इनका गुण दशक
विश्लेषण, इनका गुण दशक विश्लेषण यानी 10 गुणों का विश्लेषण, इनका गुण दशक विश्लेषण, अपने पूर्ववर्ती, गुण दशक विश्लेषण अपने पूर्ववर्ती आचार्य, अपने पूर्ववर्ती आचार्य, ब्रैकेट में लिखिएगा भरत मुनि कोमा भामह, भरत मुनि कोमा भामह, भरत मुनि कोमा भामह की अपेक्षा, भरत मुनि कोमा भामह की अपेक्षा अधिक मौलिक है, इनकी अपेक्षा अधिक मौलिक है, इनकी अपेक्षा अधिक मौलिक है, कोमा वैज्ञानिक है। ठीक है, इन्होंने समाधि नामक काव्य गुण, इन्होंने समाधि नामक काव्य गुण की स्थिति, समाधि नामक काव्य गुण की स्थिति समाधि नामक काव्य गुण की स्थिति सर्वथा मौलिक मानी है, इसकी स्थिति सर्वथा मौलिक मानी है। किसकी? समाधि, अभी पढ़ रहे थे ना अपन, समाधि नामक काव्य गुण की स्थिति सर्वथा स्वतंत्र मानी है या मौलिक मानी है। यानी इन्होंने समाधि को क्या दिया है? महत्व दिया है। समाधि नामक काव्य गुण की स्थिति सर्वथा मौलिक या स्वतंत्र इन्होंने मानी है। ठीक है, दंडी, वापिस रिपीट कर रहा हूं, 7वीं शताब्दी, दक्षिणी भारत के निवासी काव्य आदर्श के लेखक, इन्होंने काव्य गुणों की संख्या जो भरत मुनि ने मानी थी 10 ही मानी है। इन्होंने काव्य गुण को वेदर्भ मार्ग के प्राण या स्थिति माने है। इनका 10 गुण 10 विश्लेषण यानी 10 गुणों का विश्लेषण अपने पूर्ववर्ती आचार्य, जिनमें भरत मुनि भी आएंगे, और भामह की अपेक्षा अधिक मौलिक है। समाधि नामक काव्य गुण की स्थिति इन्होंने स्वतंत्र या क्या मानी है? मौलिक मानी। यहां तक काव्य गुणों की संख्या कितनी है? 10। इसका मतलब ये बात में समझनी चाहिए कि अब हम पढ़ेंगे किसका? वामन। तो वामन ने तो बहुत ज्यादा व्यापक और विस्तृत चर्चा की थी, लेकिन उससे पहले क्या गए हैं? वामन से पहले के आचार्य हैं। अब हम चर्चा करते हैं किनके अनुसार? वामन का समय 8वीं शताब्दी है। वामन का समय 8वीं शताब्दी है। ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सूत्रवर्ती है। ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सूत्रवर्ती है। ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सूत्रवर्ती है। ठीक है, यहां चूंकि ये जो ग्रंथ सूत्र पद्धति से लिखा गया है, 319 सूत्र है, इसमें सूत्र शैली से लिखा गया ग्रंथ है, इसलिए नाम रखा सूत्रवर्ती। 319 सूत्रों में निहित है। अब यहां इनके बारे में चर्चा कर लेते। वामन, लिखिएगा, काव्य गुणों का विस्तृत व व्यापक विश्लेषण किया है। काव्य गुणों का
विस्तृत व व्यापक विश्लेषण किया है। काव्य गुणों का व्यापक व विस्तृत विश्लेषण किया है। क्या ये बात सही है? क्योंकि वामन ही तो है जिन्होंने काव्य गुणों और काव्य रीति को एक दूसरे पर आश्रित माना है। तो इन्होंने इसका व्यापक और विस्तृत विश्लेषण किया है और कहा है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, और कहा है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म काव्य गुण कहे जाते हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात लिख लीजिएगा, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म काव्य गुण कहे जाते हैं। काव्य की शोभा करने वाले धर्म या बढ़ाने वाले धर्म काव्य गुण कहे जाते हैं। एक अन्य स्थान पर वामन ने लिखा है, दूसरी परिभाषा भी इनकी है। एक अन्य स्थान पर वामन ने लिखा है एक अन्य स्थान पर आचार्य वामन ने लिखा है, कहा है, क्या कहा है? विशिष्टा पद रचना रीति, विशिष्टा पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा, विशिष्टा पद रचना रीति विशेषो गुणा आत्मा पदम, विशेषो गुणा आत्मा पदम, ये लीजिएगा, विशेषो गुणा आत्मा पदम। वापिस रिपीट कर रहा हूं, विशिष्टा पद रचना रीति विशेषो गुणा आत्मा पदम, गुणा आत्मा पदम। अर्थात काव्य की आत्मा रीति है, अर्थात काव्य की आत्मा रीति है, अर्थात काव्य की आत्मा रीति है और रीति गुण की आत्मा है, और रीति गुण की आत्मा है। अर्थात इसको ऐसे लिखो, अर्थात गुण रीति की आत्मा है, अर्थात गुण रीति की आत्मा है। हाँ, अर्थात गुण रीति की आत्मा है, इस प्रकार लिखिएगा, अर्थात गुण रीति की क्या है? आत्मा है। वापिस रिपीट कर रहा हूं, विशिष्ट पद रचना काव्य रीति, विशिष्ट पद रचना ही काव्य की क्या है? रीति है। फिर देखो, विशेषा गुणा आत्मा पदम, और जो रीति है, जो गुण है, वो रीति की क्या है? आत्मा है।
इसको कैसे याद करेंगे, इंपॉर्टेंट बात यह है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते, काव्य के गुण कहलाते। आचार्य वामन ने काव्य गुणों को दो भागों में विभक्त कर दिया, लिखिएगा। आचार्य वामन ने काव्य गुणों को, आचार्य वामन ने काव्य गुणों को दो भागों में विभक्त कर दिया, शब्द गुण और दूसरा है अर्थ गुण। आचार्य वामन ने इनको दो भागों में बांट दिया, एक शब्द गुण है और दूसरा क्या है, अर्थ गुण है। आचार्य वामन ने इनको दो भागों में बांट दिया, शब्द गुण और दूसरा क्या है, अर्थ गुण। अब शब्द गुणों की संख्या तो कितनी मानी है, 10, और अर्थ गुणों की संख्या 10। शब्द गुण भी कितने माने, 10, अर्थ गुणों की संख्या भी कितनी मानी है, 10। प्रश्न उठता है कि कौन से गुण है 10, वही जो भरत मुनि ने माने थे, 4 सैने 3 एकी, 3 ए के साथ प्रसाद के कांति को, वही 10 गुण है। शब्द गुण वही 10 को क्या मान लिया, अर्थ गुण। लेकिन अगर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए कि गुण के मुख्य आचार्य वामन के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 20, तो इन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, 20। साथियों 8वीं शताब्दी तक आते आते काव्य गुण कितने हो गए हैं, 20। शुरुआत में कितने थे, 10। भामह ने 10, दंडी ने 10, वामन ने 20। और क्या कहा वामन ने, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म काव्य के गुण है। एक ने स्थान पर इन्होंने कहा है कि विशिष्टा पद रचना रीति विशेषो गुणो आत्मा पदम। ठीक है, ये दोनों ही बातें इनकी देन है। ये बात होगी कौन सी, 8वीं शताब्दी। आगे चलेगा 9वीं शताब्दी के आचार्य आनंदवर्धन। आनंदवर्धन आनंदवर्धन जिनका समय 9वीं शताब्दी है, ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह आएंगे। आनंदवर्धन जिनका समय 9वीं शताब्दी है, और इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है ध्वन्यालोक। सही है, ध्वन्यालोक। लोचन अभिनव गुप्त का ग्रंथ हो जाएगा। इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक, और ध्वन्यालोक लोचन इनके इस ग्रंथ पर लिखी गई टीका है जो अभिनव गुप्त ने लिखी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ अलग टाइप से काव्य गुणों का विश्लेषण किया, अलग एकदम। किसके आधार पर, यह परीक्षा में आएगा। कैसे, जहां भी हम ओज गुण पढ़ाऊंगा, मैं जहां भी ओज गुण पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा आनंदवर्धन के अनुसार ओज गुण क्या है, माधुर्य गुण पढ़ाऊंगा उनके अनुसार, और प्रसाद गुण पढ़ाऊंगा, सब में परिभाषा आएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, एक अलग प्रकार से काव्य गुणों का विश्लेषण किया, और इन्होंने काव्य गुणों का विश्लेषण किया चित्त चित्त की, लिखिएगा लिखिएगा, इन्होंने काव्य गुणों का विश्लेषण चित्त की वृत्तियों के आधार पर, या चित्त की अवस्थाओं के आधार पर, चित्त की अवस्थाओं के आधार पर, अवस्थाओं के आधार पर किया। चित्त की अवस्थाओं के आधार पर इन्होंने काव्य गुणों का विश्लेषण किया। चित्त की अवस्थाओं के आधार पर इन्होंने काव्य गुणों का विश्लेषण किया। ध्यान दीजिए, चित्त की अवस्थाएं, चित्त की 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है।
और तीन अवस्थाओं के आधार पर काव्य गुण कितने मान लिए? तीन। चित्त की कितनी अवस्थाएं होती है? तीन अवस्थाएं होती है। देखिएगा, पहले समझाता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। दीप्ति, द्रुति, व्यापकत्व। चित्त, चित्त का मतलब तो जानते हैं, मन या मस्तिष्क। हमारा मन या मस्तिष्क की जैसी जैसी अवस्थाएं होती है वैसे के वैसे काव्य गुणों को तीन भागों में बांट दिया। आइए देखो, दीप्ति का मतलब होता उत्साह, उत्साह, उमंग, तेज, स्फूर्ति। मतलब हमारे चित्त की एक ऐसी अवस्था हो जाती है जो किसी काव्य काव्य को सुनने के बाद, काव्य को पढ़ने के बाद हमारे चित्त में एक दीप्ति, दीप्ति का मतलब उत्साह, उमंग, तेज, स्फूर्ति हो जाती है। तो वहां जो हम परंपरागत तौर पर काव्य गुण पढ़ते हैं वो हो जाएगा आपका कौन सा? ओज काव्य गुण। लेकिन ओज नाम इन्होंने नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने तो क्या कहा? दीप्ति, यानी हमारा चित्त दीप्त हो जाता है, चित्त की अवस्था में उत्साह हो जाता है, उमंग हो जाता है। एक है द्रुति। द्रुति का शाब्दिक अर्थ होता पिघलना। किसी काव्य रचना को पढ़ने के पश्चात हमारा हृदय, मन, मस्तिष्क पिघल सा जाता है, वो क्या हो गई? द्रुति। किसमें पिघल जाता है? माधुर्य में। बहुत प्यारी रचनाओं को सुनते हैं, बोलते हैं तो माधुर्य गुण में हमारा चित्त क्या हो जाता है? द्रुति। द्रुति का मतलब पिघल जाता है। यहां व्यापकत्व की बात करते तो व्यापकत्व का मतलब होता फैलाव। हमारा चित्त एकदम क्या हो जाता है? फैल जाता। तो कौन सा गुण है बताइएगा? प्रसाद गुण। कौन सा है? हालांकि इन्होंने नाम नहीं दिया, इन्होंने ये नाम नहीं दिया, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये नाम इनकी देन नहीं है। अभी तो हम कह सकते हैं इनकी देन तो कौन कौन सी होगी? दीप्ति, द्रुति और व्यापक का। तो तीन ही नाम दिए इन्होंने। काव्य गुणों को कितने भागों में बांटा है? तीन। दीप्ति, द्रुति और व्यापकत्व। दीप्ति को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? ओज। एक को माधुर्य, एक को प्रसाद। काव्य गुण इतने इजी है आप सोच नहीं पाएंगे। मतलब आप ये समझ लीजिएगा, जैसे शादी ब्याह होती है, एक तो शादी में ढोल धमाके चलते, ढम ढमाडम, ढम ढमाडम ढम, ये तो ओज गुण है। कौन सा? और एक वो जो बजती रहती है ना शहनाइयां, पधारो मारे देश, ये क्या है? और जो ना धमाका बजते ना शहनाइयां बजती है, वह कौन सा गुण होता है? बस ये समझ लो। और तीनों ही विवाह की शोभा बढ़ाते हैं, तीनों से ही विवाह की शोभा बढ़ती है। और ये तीन ऐसी चीजें, ओज, माधुर्य और प्रसाद, इन तीनों से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो ये तीनों तो काव्य के गुण है जो अभी मैंने बताया, ढोल ढमाके शहनाई, और दोनों ही नहीं, ये विवाह की क्या है? शोभा बढ़ाते हैं। समझ में आ रही है? तो ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म काव्य के गुण कहे जाते हैं। ठीक है? तो आनंद वर्धन ने 9वीं शताब्दी में चित्त की अवस्थाओं के आधार पर काव्य गुणों को कितने भागों में बांट दिया? तीन। दीप्ति, द्रुति और व्यापक। तो उतार लीजिएगा, इन्होंने काव्य गुणों को तीन भागों में बांटा। जैसे मैंने लिखा वैसे लिख लीजिएगा। दीप्ति, द्रुति, व्यापक तत्व।
ठीक है जी। काव्य गुणों की संख्या आनंदवर्धन ने चित्त की अवस्थाओं के आधार पर 3 मानी है, जिन्हें हम क्रमशः दीप्ति, द्रुति और व्यापकत्व कहकर संबोधित कर सकते हैं। यहाँ द्रुति का मतलब होता है उत्साह, उमंग, स्फूर्ति, तेज। द्रुति का मतलब पिघलना होता है, व्यापकत्व का मतलब फैलाव होता है, ये ओज है, ये प्रसाद है, माधुर्य, और आगे आगे क्या है, प्रसाद को। ठीक है, चलिएगा। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात लिखाई जाना जरूरी है, नीचे लिखिएगा। आनंदवर्धन के अनुसार, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, आनंदवर्धन के अनुसार काव्य गुण, आनंदवर्धन के अनुसार काव्य गुण रस के नित्य धर्म होते हैं। 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 रस के नित्य धर्म होते हैं, अर्थात ये रसाश्रित, अर्थात यह नहीं, ये बहुवचन। एक तो क्या तुम मास्टर ने बनोगे फिर ये करें कि सर ये नहीं होता, ये अर्थात ये, क्योंकि 3-4 बहुवचन जा रहे हैं, अर्थात ये रसा आश्रित होते हैं। अर्थात ये रसा आश्रित होते हैं, रसा आश्रित होते हैं। अर्थात ये रसा आश्रित होते हैं और गुण रस की अचल, और गुण रस की अचल स्थिति वाले धर्म हैं। गुण रस की अचल स्थिति वाले धर्म है। अचल स्थिति वाले धर्म है। इस बात को आपको ऐसे समझना चाहिए। एक बात समझ में आ गई है, आनंदवर्धन ने चित्त की अवस्थाओं के आधार पर 3 भागों में बांटा, प्लस इन्होंने कहा कि जितने भी गुण है ना, वो किस पर आश्रित है, रसाश्रित है। गुण बराबर रस पर ही डिपेंड है, और सही भी है। देखो अब आपको बताता हूं, अभी हम चर्चा कर रहे थे औच, प्रसाद, माधुरी। मैं इस बात का समर्थन कर रहा हूं, याद करना ये चीज। आनंदवर्धन ने गुणों को रस पर आश्रित माना है, और आगे विश्वनाथ आएंगे ना, वो भी कहते हैं कि पूर्णतः काव्य के गुण वो रस पर ही आधारित है। अगर रस नहीं होना है तो काव्य के गुण ही नहीं हो। अब आप देखिएगा कैसे। 3 गुण माने अपन ने, औच, प्रसाद और माधुर्य। ओके, हमने 3 रीतियां मानी। अभी मैं लास्ट में ऐसा समझा दूंगा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रीति में बात करेंगे कौन सी, गौड़ी, इधर पांचाली, और इधर वैदर्भी। हमने बात की थी शुरुआत में कि रीति और गुण एक दूसरे पर आश्रित है। मान लिया साहब वामन ने भी कहा, तो वामन की बात के अनुसार मैंने दोनों लाइनें पहले आपको लिखवा दी। अब कौन आए, आनंदवर्धन। मैं केवल आपको उतना ही पढ़ाऊं जितना आपको आता है, तो उसका कोई भी तुक नहीं है। मैं डायरेक्ट लिखा था काव्य गुणों की संख्या 3 है, आपने शुरू से पढ़ी है, पढ़ते रहेंगे। लेकिन जब तक आप, मैंने बताया रस पर आश्रित किसको माना है, रीति पर आश्रित किसने माना, अभी और पढ़ेंगे हम। रस को समास पर भी आश्रित माना है, फिर आपको समास से जोड़ूंगा। ये चीजें गहराई में जानी पड़ेगी। हो सकता है कि शुरुआती दौर में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन जब पूरा पढ़ लेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ये किस पर आश्रित है साहब, रस पर। और आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा, क्या पढ़ा है, कि जहां भी ओज गुण होता है वहां भी रस होता है।
वीरता की बात होती है, नहीं होती है? तुम तोड़ लेना हे वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि की रक्षा खातिर जिस पथ जावे वीर अनेक। यहां वीर रस भी है, गोड़ी रीति भी है और ओज गुण भी है। मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जान मुझे, यमराज से भी सदा युद्ध में प्रस्तुत मान मुझे, है और की तो बात ही क्या गर्व में करता नहीं, निज तात और मामा से भी युद्ध में मैं डरता नहीं। ये ओज गुण है। जहां ओज गुण होगा वहां कौन सा रस होगा, वहां रीति कौन सी होगी। देखो अब आपको वीरस पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब गोड़ी रीति पढ़ ली, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, ये बात बता रहा हूं, आनंदवर्धन ने कहा है कि गुण है ना वो किस पर आश्रित है, रस पर। और रामचंद्र शुक्ल जी है ना, हमारे हिंदी के बड़े विद्वान, वो भी यही कहते हैं। इसलिए छोटी छोटी लाइनें आपको याद करनी, किसने किसको किस पर आश्रित का, कुल मिला के आपका भेजा वाइड होना चाहिए। केवल रटयंत्र विद्या पर काम नहीं होना चाहिए, सब चीजों को एक एक को ओपन माइंड से चलना चाहिए। चित्त की अवस्थाएं भी इन्होंने मानी है और रस पर आश्रित भी इन्होंने माना। ठीक है, वीर रस। फिर चलो और कौन सा, जहां भी वीर के बाद रौद्र रस होता है वहां भी यही होगा, क्योंकि रस पर आश्रित है ना, तो यह होते कौन सा गुण हो जाएगा, ओज गुण। क्योंकि जहां ओजस्वी भावना आती है ना वहां गुस्सा आता है, रौद्र नहीं आता क्या, गुस्से की बात होती है। जहां हम बात करते और भी है इसमें, प्रसाद में बिल्कुल एकदम शांत रस, शांत रस, सर्वत्र शांति, मन पचते अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद बजू, कर्म वचन अर्हिते, सहस बदन सहस बदन नृप आदि बचे न काल बलीते, हम कर धन धाम समारे अंत चले उठे रे। इसका मतलब संसार सागर नश्वर है संतों, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। 60 साल की जिंदगी है, आधी तो निकल गई है, आधी निकल जाएगी। इसलिए जितना भी धन दौलत है सब चीजें गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। कौन सा रस है, बोलो तो सही। शांति सा आ जाती है कि कुछ भी नहीं, और वास्तव में देखा जाए तो इस दुनिया में यह आनंद है। सुनिए, ये भी क्या है, रस का मतलब आनंद है। हम जाते हैं ना कोई एकांत में बैठते हैं, ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं यार दुनियादारी में, वो भी एक आनंद है। वीरता की बात आती है तो वो भी आनंद है। ये मैं जब रस पढ़ाऊंगा 11 के 11 रसों में, एक आंख में आपके हंसी आएगी, एक आंख में आपको रोना आएगा। चार्ली चैपलिन यानी हम सब पढ़ा होगा पाठ, बहुत बड़े हास्य कलाकार में, ऐसा कैसा पढ़ाऊंगा 11 के 11 रस में, आपको सोचोगे मिनटों में चेंज हो जाएगा आपका मनोविज्ञान मन से। कभी आप में वीरता की बात आएगी, कभी आप में गुस्सा आएगा, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका विभत्स अद्भुत संज्ञोते शांतम नवम रस। ये तो 9 रस हो गए। फिर अपने कौन सा आ गया, फिर आ गया विभत्स आ गया, फिर कौन सा आ गया, भक्ति आ गया, बहुत सारे रस। शांत रस, वेदर्भी रीति में कौन सा, माफी चाहूंगा, माधुरी तो गुण है, श्रृंगार रस कौन सा, बिल्कुल जहां भी श्रृंगार रस होगा वहां माधुरी, शांत रस होगा प्रसाद, ये होंगे ओज। बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि जब तक रस नहीं होंगे ना तब तक आप गुणों की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए एक लाइन समझा देता हूं, इन्होंने गुणों को किस पर आश्रित माना है, रस पर ही आश्रित माना कि रस होंगे तभी गुण होंगे। और शुक्ल जी ने भी यही माना है, इस बात को लिख लो यहीं, आचार्य विशेष लगाकर, हालांकि मैं आगे भी लिखाऊंगा लेकिन यहां भी लिख लीजिएगा। आचार्य शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल जी ने भी आचार्य शुक्ल जी ने भी काव्य गुणों को रस पर आश्रित माना है। काव्य गुणों को रसों पर आश्रित माना है। काव्य गुणों को रसों पर आश्रित माना है। चलें आगे, ठीक है।
मतलब जैसे मैं बना रहा हूं ना, ये जब अब मैं 3 काव्य गुण पढ़ेंगे ना तो मैं इसी हिसाब से पढ़ाऊंगा। जैसे आ गया गुण, इसमें ये, इसमें रीति, इसमें रस, इसमें समास, इसकी विशेषता, इसकी परिभाषा, सब चीजें एक साथ 3-3 चीजें चलेगी, सब याद हो जाएगी। क्योंकि अभी तुम काव्य गुणों की संख्या और अलग अलग विद्वानों के मत जान रहे हैं। ठीक है। आनंदवर्धन के बाद आचार्य कुंतक, अगले आचार्य आचार्य कुंतक। समय 10वीं 11वीं शताब्दी। कुंतक का समय है 10वीं 11वीं शताब्दी, 10वीं 11वीं शताब्दी। कुंतक का समय 10वीं 11वीं शताब्दी। ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। कुंतक 10वीं 11वीं शताब्दी, ग्रंथ का नाम क्या है? वक्रोक्ति जीवितम। देख लिया। यहां यह भी जानना जरूरी है, इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 6 मानी है। 6 काव्य के गुण माने हैं इन्होंने। काव्य गुणों की संख्या 6 मानी है। छह काव्य गुण जिन्हें 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण और दूसरा है विशेष गुण। काव्य गुणों की संख्या इन्होंने 6 मानी है, सामान्य और दूसरा विशेष। औचित्य और सौभाग्य, औचित्य और सौभाग्य दो तो सामान्य गुण है। औचित्य और सौभाग्य तो सामान्य गुणों में लिखिएगा। अभिजात्य, लावण्य, माधुर्य और प्रसाद, ये लिख लीजिएगा। अभिजात्य, लावण्य, प्रसाद और माधुर्य। ये 6 काव्य गुण माने जिन्हें इन्होंने क्या कर दिया, पहले 2 भागों में विभक्त कर दिया। अब ऐसा लग रहा मुझे कुंतक के इन काव्य गुणों के वर्गीकरण को देखकर कि संभवतः इनको ये प्रत्यय से ज्यादा ही लगाव था। सब में लगभग लगभग ये प्रत्यय है। देखो, मूल शब्द है इसमें उचित। उचित में ये प्रत्यय लगने से औचित्य बनता है। लिख लीजिएगा आगे, इसलिए मैंने इस हिसाब से लिखा है। लेकिन आपने कहा तो लिखने का तरीका जैसे चौथी क्लास होती है ना, वैसे टाबर टिंगरू की तरह लिखते हैं। जब मैंने ऐसे लिखा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आगे भी लिखवाना होगा मुझे। लेकिन ऐसे लिखते हैं जैसे पहली क्लास के बच्चे होते हैं ना, उनको ये भी बताओ कि कहाँ क्या लिखेंगे। औचित्य, उचित प्लस ये, आपकी मर्जी, जहां लिखो। मैं तो मेरा धर्म निभा रहा हूं, मुझे लिखना है। आप चाहो तो उसको जाके व्याकरण में संधि में जाके लिखो। अब ये भी कोई बताने की बात है। मैं आपको बता, बच्चे के सर नोट्स कैसे बनाए? अरे भाई, व्हाइट रजिस्टर ले आओ, काला पेन ले आओ, घर बैठ के टेबल पे आराम से बैठ के पढ़ो और प्यारे प्यारे नोट्स बनाओ। सर और कौन कौन से पेनों का प्रयोग करें? भाई लाल का भी कर लो, पीला का भी कर लो। सर लाल से क्या लिखे? लाल से हेडिंग लिख ले, और क्या करें? फिर पीला किस काम में आएगा? अब ये भी कोई बातें है कि कहाँ क्या लिखे, ये भी ठीक है। उचित प्लस ये से क्या बनेगा? औचित्य। और सुभाग, ये मैं बोनस दे रहा हूं, वरना मैं इसको पढ़ा, ये लिखाने की जरूरत नहीं मुझे।
मैं पढ़ा कह रहा हूं, काव्य गुण पढ़ा रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं आपको परिपक्व बनाना चाहता हूं हर एंगल से कि इसमें बना कैसे। सुभाग प्लस ये, सुभाग प्लस ये, अभिजात, देखो आप, अभिजात प्लस इसमें ये प्रत्यय नहीं है, इसमें ये प्रत्यय नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये अलग मामला है। ये बना कैसे, यहां प्रत्यय है, किसमें लिखने की जरूरत नहीं है। जाति प्लस ये से तो बन गया क्या, जाते प्लस उपसर्ग है अभी, अभी प्लस जाति प्लस ये, जाति प्लस ये, अभी प्लस जाति प्लस ये, अभी जाते, अभी प्लस जाति प्लस ये से बनेगा अभिजाते। ठीक है, मतलब ये प्रत्यय लगने से प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो यहां ए का तो ए ही है, जबकि आ होना चाहिए ना, जैसे ये हो रहा ना, उचित में ये उ का अ हो जाता है। जैसे अपन बात करते हैं प्रथम प्लस इक तो प्राथमिक, मान प्लस ये मान्य, धान प्लस ये धान्य, कवि प्लस ये कै का बन जाता है। ऐसे लावण्य शब्द बना किससे, लावण्य प्लस ये, माधुर्य शब्द बना मधुर प्लस ये, और प्रसाद अपने आप में रूढ़ है। प्रसाद अपने आप में कौन सा शब्द है, रूढ़, जिनमें संधि समास प्रत्यय उपसर्ग में से कोई भी प्रक्रिया काम नहीं कर रही है। ठीक है, कुंतक की बात समझ में आ गई। कुंतक ने काव्य गुणों की संख्या कितने मानी है, 6। सामान्य गुण 2 है, कौन कौन से, औचित्य और सौभाग्य। इधर आ जाइएगा, अभिजात्य, लावण्य, प्रसाद और माधुर्य। बार बार पढ़ेंगे तो याद होंगे सब चीजें। ओके, इसके बाद में भोजराज, आचार्य भोजराज, जिनका समय 11वीं शताब्दी, भोजराज जिनका समय 11वीं शताब्दी। ग्रंथ का नाम 2 है, लेकिन यहां काम का ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण। भोजराज 11वीं शताब्दी, 2 ग्रंथ है इनके, एक श्रृंगार प्रकाश है, लेकिन श्रृंगार प्रकाश जो ग्रंथ है वो रसों से संबंधित है, रस होते हैं ना 11, उनसे संबंधित है। और जो सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ है वो काव्य के गुणों से संबंधित है। ठीक है, इससे पहले कि इनके बारे में चर्चा करें, ये जानना जरूरी है साथियों, भोजराज वो शख्सियत है जिन्होंने काव्य शास्त्र नाम दिया है। यानी आज हम पढ़ क्या है, काव्य शास्त्र नामकरण किसकी देन है, भोजराज की। 11वीं शताब्दी में, आज से 1000 साल पहले इसका नाम काव्य शास्त्र दिया था। आज भी हम इसे काव्य शास्त्र के नाम से पढ़ते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या इससे पहले काव्य शास्त्र नाम नहीं था, नहीं, पहले क्रियाकल्प, फिर काव्य क्रियाकल्प, फिर काव्य लक्षण, फिर अलंकार शास्त्र, फिर साहित्य विधा, बहुत सारे नाम रहे, और अंत में इसका नाम भोजराज ने क्या रखा है। जैसे राजपुताना, रायथाना, राजपुताना, फिर राजस्थान जेम्स कर्नल टोड ने दिया, वैसे काव्य शास्त्र नाम किसकी देन है, भोजराज उर्फ राजा भोज। ये राजा भोज भी यही है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राजा भोज और मुंज शुक्ल जी कहते हैं ना, वो यही भोज है, जिनको आदर सम्मान देते हुए ने क्या कर दिया, आचार्य भोजराज। ठीक है, 11वीं शताब्दी, समय ग्रंथ का नाम क्या, सरस्वती कंठाभरण। यहां से प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी 2010 में, जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था ग्रेड फर्स्ट में, कि काव्य गुणों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले आचार्य कौन है, तो आपके सामने आ चुके हैं भोजराज। कितने काव्य गुण माने, तो अभी तक हम कहां तक पहुंच चुके थे, 20 तक। कहां तक पहुंच चुके थे, 20। किसने माने, आचार्य वामन ने, किसने माने, वामन। अब इन्होंने कितने माने, ये जरूरी है जानना, तो लिखेगा, इन्होंने काव्य गुणों को, इन्होंने काव्य गुणों को 3 भागों में, काव्य गुणों को 3 भागों में बांट दिया। शब्द गुण,
काव्य गुणों को 3 भाग में बांट दिया, शब्द गुण, अर्थ गुण, शब्द गुण, अर्थ गुण। नंबर 3 वैशेषिक गुण, वैशेषिक यानी विशेष। शब्द गुण, अर्थ गुण और वैशेषिक गुण। अरे विशेष प्लस इक से बन जाएगा वैशेषिक है, वे ये लो ना, विशेष प्लस इक तो वही का वैशेषिक लीजिएगा। 3 प्रकार के काव्य गुण, शब्द गुण, अर्थ गुण और वैशेषिक गुण। विशेष प्लस इक से वैशेषिक बनता है, ठीक है। शब्द गुणों की संख्या लिखिएगा 24, शब्द गुणों की संख्या 24, अर्थ गुणों की संख्या भी 24 और वैशेषिक गुणों की संख्या भी 24। शब्द गुण 24, अर्थ गुण 24 और वैशेषिक गुण भी कितने 24, बराबर 72, बराबर 72। टोटल काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है 72। कई जगह आपको 24 भी मिलेगा, अगर वर्गीकरण नहीं करेंगे तो 24। कई जगह 2 प्रकार का वर्गीकरण भी है, वहां 48 भी मिल सकते हैं। कई जगह 3 प्रकार का वर्गीकरण है तो 72 मिल सकते हैं। लेकिन यह भी तय है कि 24 भी सबसे ज्यादा किसने माने, भोजराज ने माने। अगर मूल की बात करें उसको तो वर्गीकृत कर दिया गया। लिखिएगा, आचार्य भोजराज ने काव्य गुणों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि की और शब्द गुण को बाह्य गुण कहा, शब्द गुण को बाह्य गुण कहा, अर्थ गुण को आभ्यंतर गुण कहा, शब्द गुण को बाह्य गुण कहा, अर्थ गुण को आभ्यंतर आदाभ्यंतर गुण कहा, वैशेषिक गुण को विशेष स्थिति वाला, वैशेषिक गुण को विशेष स्थिति वाला, विशेष गुण वाला, वैशेषिक गुण को विशेष स्थिति वाला गुण कहा, वैशेषिक गुण को विशेष स्थिति वाला गुण कहा है। ठीक है, तो काव्य गुणों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले आचार्य कौन है, भोजराज, जिनका समय 11वीं। काफी नजदीक आ गए हम, आज से लगभग हम बात करें 1000 वर्ष पहले। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ते हैं। आचार्य मम्मट, ये तो बहुत ही फेमस आदमी है, काव्य शास्त्र के सबसे प्रसिद्ध आदमी है। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी वैसे मम्मट है। आचार्य मम्मट ग्रंथ का समय लिख लीजिएगा 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध, और ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। आचार्य मम्मट 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध, और ग्रंथ का नाम क्या है, काव्य प्रकाश है। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यार ये जुगाड़ बैठेगा नहीं, न तो 10 वाला बैठता मेरे, न 20 वाला बैठता है, और नहीं 24 वाला बैठता है। ये तो ज्यादा हो रहा, अति सर्वत्र वर्जित थे। कंपटीशन में बच्चे तैयारी नहीं कर पाएंगे, चॉइस को याद करेंगे या फिर इस टॉपिक को छोड़ना पड़ेगा। तो आपकी भावनाओं की कदर करते हुए इनको लगा कि मामला ज्यादा बढ़ गया,
इसलिए इन्होंने कहा कि जितने भी आज तक माने गए मैक्सिमम 72 को 3 में ही समावेश कर दिया इन्होंने। समझ में आ गई? और 72 की तो मुझे भी जानकारी नहीं, लेकिन मैं 10 की तो जानकारी दे सकता हूं कि 10 जो काव्य के गुण थे ना, उनको कितने भागों में बांट दिया इन्होंने? केवल 3 में। कैसे? जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी लिखने की जरूरत नहीं। अपन पढ़ रहे हैं साहब ओज, प्रसाद और माधुर्य, ठीक है? उधर अपन ने क्या क्या माना था? समता, सलेश, सुकुमारता और समाधि, ठीक है? फिर अपन ने बांटा क्या? औच, उदारता, अर्थ व्यक्ति, ठीक है? फिर अपन ने माना क्या? प्रसाद, कांति, माधुर्य। 20 तक पहुंच गए अपन, 10 + 10 20 तक तो पहुंच गए। तो 20 को तो अपन 3 भागों में बांट सकते हैं क्योंकि मैंने पढ़ा है, लेकिन 72 को कौन कौन से आएंगे, किस में आएंगे, ये जानकारी मैं भी नहीं दे सकता क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर हो जाता है। फिर भी देखो अब आप औज, इनमें से जो भी गुण ओजस्वी भावना का संचार करेगा 10 में से, वो तो किस में आ जाएगा? जो केवल स्वच्छता, निर्मलता की, स्पष्टता की बात करेगा प्रसाद में, जो मधुरता की बात करेगा माधुर्य। अब आ जाओ, देखिएगा यहां अपन बात करें क्षमता, समता प्रसाद में, सलेश प्रसाद में, सुकुमारता प्रसाद में, समाधि, ये तो हो गए प्रसाद। यानी 4 बराबर कितना? 1। 1 में तो आ गया। ऐसे कुल मिला के जो जिसमें समावेश हो सकता है उसको ज्यादा वृद्धि नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि रात दिन बच्चे मेहनत करते हैं, इसे कैसे याद करेंगे। तो लिखिएगा आगे, मम्मट ने हमारी भावनाओं की कद्र करते हुए इन्होंने काव्य गुणों की संख्या, काव्य गुणों की संख्या 3 मानी। इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी। औज, प्रसाद, माधुरी। औज, प्रसाद, माधुरी, काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। कौन कौन से? औज, प्रसाद और माधुरी। सभी काव्य गुणों का समावेश इन्होंने, सभी काव्य गुणों का समावेश इन्होंने, सभी काव्य गुणों का समावेश इन्होंने तीन काव्य गुणों में करते हुए, सभी काव्य गुणों का समावेश इन्होंने 3 काव्य गुणों में करते हुए त्रितयवादी, करते हुए त्रितयवादी, त्रितयवादी, करते हुए त्रितयवादी नामक सिद्धांत दिया। त्रितयवादी नामक सिद्धांत दिया। ठीक है, 3 ही होने चाहिए, त्रितय यानी 3। ओके, तो मम्मट ने कितने माने? 3। आगे चलेगा, आचार्य विश्वनाथ, जिनका समय 14वीं शताब्दी है, ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण है। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण। लिखो, इन्होंने गुणों को, इन्होंने गुणों को चित्तवर्तियों का आह्लादित कारक कहा है।
चित्तवर्तियों का आह्लादित, बताऊंगा, एक बार लिख लीजिएगा। चित्तवर्तियों का आह्लादित कारक कहाँ है? चित्तवर्तियों का आह्लादित, वही चित्तवर्ती यानी मस्तिष्क। आह्लादित का मतलब होता है, एक ही लाइन बताऊंगा, काव्य शास्त्र में हर जगह शब्द आएगा ये, आनंद की चरम स्थिति। जब फुल प्लेस आनंद आ जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? आह्लादित। लिख लो इसको, आनंद की चरम स्थिति को आह्लादित कहा जाता है। आनंद की चरम स्थिति को आनंद की चरम स्थिति को आह्लादित कहा जाता है। इन्होंने भी काव्य गुणों की संख्या 3 ही मानी है। इन्होंने भी काव्य गुणों की संख्या 3 ही मानी है। काव्य गुणों की संख्या 3 ही मानी। औज प्रसाद माधुरी, ठीक है। एक बात और लिखिएगा, आचार्य विश्वनाथ ने गुणों को रस पर आश्रित माना है। रस पर आश्रित माना है, ब्रैकेट में लिख लो, आनंद वर्धन व शुक्ल जी ने भी ऐसा ही माना है। रस पर आश्रित माना है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आनंद वर्धन व शुक्ल जी ने भी ऐसा ही माना है। आनंद वर्धन व शुक्ल जी ने अभी तक तो ऐसा ही माना है, आगे और भी मानेंगे तो उनका नाम भी जुड़वाते रहेंगे, ठीक है। विश्वनाथ के बाद में अंतिम संस्कृत आचार्य हैं हमारे मिस्टर जगन्नाथ, जिनका समय 17वीं शताब्दी है। ग्रंथ का नाम है रस गंगाधर। जगन्नाथ 17वीं शताब्दी, ग्रंथ का नाम रस गंगाधर। इन्होंने भी काव्य गुणों की संख्या 3 ही मानी है। काव्य गुणों की संख्या 3 ही मानी है। इन्होंने भी काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 3 ही मानी है। औज प्रसाद माधुरी, तीन ही मानी है। इन्होंने 14वीं शताब्दी के आचार्य विश्वनाथ के मत की आलोचना की है। इन्होंने 14वीं शताब्दी के आचार्य विश्वनाथ के मत की आलोचना की है। चौदहवीं शताब्दी के आचार्य विश्वनाथ के मत की आलोचना की है और कहा है कि यदि रस व गुण, और कहा है कि यदि रस और गुण, रस व गुण अभिन्न होते, रस व गुण अभिन्न होते, ब्रैकेट में एक होते,
रस व गुण अभिन्न होते, ब्रैकेट में एक होते तो, अभिन्न होते तो उन्हें पृथक पृथक मानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उन्हें पृथक पृथक मानने की आवश्यकता ही नहीं होती। पृथक पृथक मानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सही बात ना? कितनी ज्ञान की बात कही ना। इन्होंने कह दिया कि भाई रस ही गुण है, तो फिर दोनों को अलग अलग ही क्यों मानते? एक ही जगह मान लेते ना, रस भी इसमें आ जाता, गुण भी इसमें आ जाता। तो आलोचना की किसने? जगन्नाथ। फिर आगे लिखेगा, जगन्नाथ का मत आचार्य मम्मट के प्रति, जगन्नाथ का मत, जगन्नाथ का मत आचार्य मम्मट के प्रति सहानुभूति रखता है, सहानुभूति रखता है। यानी मम्मट को अपना दोस्त मानते हैं। कौन? जगन्नाथ। अब वही बात है ना, दुनिया में हर किसी की आलोचना करने वाले मिल जाते हैं। तो इन्होंने तो किसकी कर दी? 14वीं शताब्दी वाले की। अब इनकी भी कर दी किसने? नगेंद्र ने। लिखेगा, डॉक्टर नगेंद्र ने जगन्नाथ के मत की आलोचना की कि भाई तो सही नहीं बोल रहा। डॉक्टर नगेंद्र ने जगन्नाथ के मत के विरुद्ध अपना मत प्रस्तुत किया, अपना मत प्रस्तुत किया और कहा, प्रस्तुत करते हुए कहा, इनोटेड कॉमा में, रस धर्म, इनोटेड में लिखेगा, रस धर्म होने के नाते, रस धर्म होने के नाते, रस धर्म होने के नाते तो गुण, रस धर्म होने के नाते तो गुण चित्तवर्ती, गुण चित्तवर्ती रूप अवश्य हो सकता है, चित्तवर्ती रूप अवश्य हो सकता है, परंतु शब्दार्थ, परंतु शब्दार्थ का धर्म होने के नाते, परंतु शब्दार्थ का धर्म होने के नाते यह संभव नहीं। धर्मार्थ का शब्द होने के नाते यह संभव नहीं, परंतु शब्दार्थ का धर्म होने के नाते, शब्दार्थ का धर्म होने के नाते यह संभव नहीं है। सही है? ये थे आपके कौन से? संस्कृत के सभी आचार्य, जिन्होंने कितने काव्य गुण माने और क्या क्या कहा, सभी पैरों पर अपनी चर्चा की है। देखिएगा, सबसे पहले हमने चर्चा की किसकी? काव्य गुणों को लेकर, भरत मुनि। क्या क्या देखो, अब जो रामायण आपने 2 घंटे पढ़ी है, मैं इसको मुश्किल से 4 मिनट से 3 मिनट में एक जगह करने जा रहा हूं। भरत मुनि, आपको ये बताया गया कि सबसे पहले वामन आए, वामन ने स्पष्ट बात की, लेकिन इससे पहले भी और ने भी कहा। भरत मुनि का समय आपको याद हो गया, ईसा पूर्व 2री शताब्दी है। इन्होंने क्या कहा है? अतएव विपर्या, अतएव विपर्यास्ता, बस इतना याद करना, आगे की लाइन नहीं करना आपको, क्योंकि आपसे लिखवाई नहीं जाएगी। अगर लिखवाते तो अपन मान लेते, भाई पूरी याद करना आगे तक की। लेकिन क्या परिभाषा, जैसे आगे ये परिभाषा किसकी है? तो अतएव विपर्यस्ता आत्मनो गुणा काव्येषु कीर्ति, कीर्तिता, यही बात कही है ना। तो अतएव विपर्या, इतना याद कर लो। और इन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10। कौन से? 4 सैने 3 ए के साथ,
3 ए के साथ प्रसाद की कांति को मधुर कर दिया। ओके, बार बार पढ़ेंगे तो और याद हो जाएगी। 4 सैने 3 ए के साथ प्रसाद की कांति को मधुर कर दिया। आ जाएगा। इसके बाद कौन आएंगे? भामह का समय 6ठी शताब्दी। इन्होंने दोनों को महत्व दिया, ओज को महत्व नहीं। और कुल कितने माने? 10। प्रसाद को, माधुरी को तो महत्व दिया, ओज को महत्व नहीं दिया। यही बात थी ना। चलिएगा। दंडी, जिनका समय क्या है? 7वीं शताब्दी। काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी? 10। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट महत्व दिया इन्होंने, किसको? समाधि की स्वतंत्र स्थिति को इन्होंने एक्सेप्ट किया। यही बात थी। और इनका जो विश्लेषण था इनसे बढ़िया था। इनसे, भरत मुनि से और वामन से ज्यादा मौलिक था। आ जाएगा कौन? वामन। वामन का समय 8वीं शताब्दी। इन्होंने कहा काव्य शोभया कर्तारो धर्मा गुणा। काव्य शोभया कर्तारो धर्मा गुणा। इन्होंने कितने मान लिए? 20। 10 शब्द प्लस 10 अर्थ गुण मान लिए। यहां तक समझ में आ गई। 8वीं शताब्दी के बाद 9वीं शताब्दी में कौन आए? आनंदवर्धन, जिनका समय क्या है? 9वीं शताब्दी। क्या माना इन्होंने? चित्त की अवस्थाएं। किसके आधार पर? चित्त की अवस्थाओं के आधार पर द्रुति, दीप्ति, व्यापकत्व है। ये प्रसाद हो गया, ये ओज हो गया, और ये कौन सा हो गया? द्रुति में माधुर्य होता, दीप्ति में ओज होता है। ये एक और बात इंपॉर्टेंट, इन्होंने गुण को किस पर आश्रित माना? रसाश्रित माना। रसाश्रित मानने वाले और कौन है? शुक्ल जी। रसाश्रित मानने वाले कौन है? विश्वनाथ जी। इन्होंने कहा कि रस पे आश्रित है। कौन कह रहे हैं? आनंदवर्धन। 3 माने, द्रुति, दीप्ति और व्यापकत्व। इसके बाद में कुंतक। समय बोलिए। 10वीं 11वीं शताब्दी में कितने गुण माने? 2। कौन कौन से? सामान्य और विशेष। टोटल कितने माने हैं? 2 और 4 बराबर 6 काव्य गुण माने। किसने? कुंतक। कुंतक के बाद में हम ले चलते हैं कौन? भोजराज। भोजराज ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 24 प्लस 24 प्लस 24 बराबर 72। शब्द गुण, अर्थ गुण और वैशेषिक गुण। मैंने आपको यह भी बता दिया, शब्द गुण बाह्य होते हैं, ये आभ्यंतर होते हैं, वैशेषिक होते हैं। काव्य गुणों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले कोई आचार्य हैं तो सर्वाधिक वृद्धि इन्हीं मोदी ने की है 11वीं शताब्दी में। भोजराज के बाद आ जाइए कौन? मम्मट। मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 11वीं शताब्दी में कितनी मानी है? 3, जिसे क्या नाम दिया? त्रितयवादी। कौन सा सिद्धांत? त्रितयवादी एक सिद्धांत है। मम्मट के बाद आ जाइएगा कौन? विश्वनाथ का समय। इन्होंने भी कितने माने और किस पर आश्रित माना? रसाश्रित। जगन्नाथ ने 17वीं शताब्दी। इन्होंने भी काव्य गुणों की संख्या 3 और किस मत की आलोचना की? विश्वनाथ के मत की क्या किए? आलोचना किए और कहा कि अगर रस और गुण एक ही है तो दोनों को अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद में इनकी भी आलोचना किसने की है? डॉक्टर नागेंद्र। ये रामायण थी ना, आज की रामायण यही थी ना। अब एक बार मैंने पढ़ा दिया, आप जाके पढ़ लो इसको 10 मिनट, और इतना गहराई से पढ़ाया मैंने, कहीं भी किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, ये तय है। जाके एक बार देख तो लीजिए, अभी पूरे नहीं हुए। जबकि लोग इसकी शुरुआत कहां से करते? जहां से अब हम कल करेंगे कि काव्य गुणों की संख्या सार्वमान्य तौर पर 3 है, ओज, प्रसाद, माधुर्य, उसमें भी ऊपर ऊपर से। कल हम डिटेल से तीनों काव्य गुणों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।